हेलो फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताएं। और इन सभ्यताओं में हमने आहट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है। और हमारी जो अंतिम जो सभ्यता है बैराट सभ्यता, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। बैराट सभ्यता जो हमने अब तक अध्ययन कर लिया है, एक बार हम उस पर चर्चा करते हैं। बैराट सभ्यता, हमने इसका स्थल के बारे में जानकारी दी कि इसका स्थल क्या है, जयपुर। इसके बाद हमने इसकी नदी की जानकारी ली। नदी कौन सी है, पानगंगा। उसके बाद हमने तुरंत इसके स्थल की बात की कि ये जो बैराट सभ्यता है ये महाभारत काल की रही है। महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। साथ में हमने जाना कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास जो था वो यहीं बिताया था। और इस सब की जो पुष्टि होती है वो भीमतला से होती है। भीमतला से इसकी पुष्टि होती है। भीमतला के बारे में हमने आपको बताया कि भीमतला वह स्थान है कि जब द्रौपदी को प्यास लगी तो भीम ने अपनी गदा मारकर या जो कुछ भी है उससे वहाँ जल आ गया था, पानी आ गया था, तो वो स्थान भीमतला कहलाता है। और भीमतला के होने से इस बात की पुष्टि होती है। हमने आगे जाना कि मत्स्य जनपद जो है, मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर है। और इसी विराटनगर को ही बैराट कहा जाता है। हमें यहाँ से प्राचीन शैल चित्र मिले हैं। और इसके साथ ही बैराट से ही हमें 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट को दो शिलालेख मिले, जिनमें से हमने भाब्रू शिलालेख की बात की। भाब्रू शिलालेख जो है, इस शिलालेख में यह बताया गया है कि सम्राट अशोक बौद्ध था। बौद्ध होने की पुष्टि करता है ये बात। इस शिलालेख से हमें सम्राट अशोक के बौद्ध होने की पुष्टि मिलती है, प्रमाण मिलता है। इसी शिलालेख में सम्राट अशोक ने कहा है बुद्ध, धम्म और संघ इनकी शरण में जाओ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम गच्छम शरणम। तो इन तीनों की शरण में जाने की बात कौन कहता है, सम्राट अशोक। और अंतिम रूप से सम्राट अशोक ने इसमें कहा, इसमें सम्राट अशोक स्वयं को मगध का शासक बताता है। ये सभी बातें हमें भाब्रू शिलालेख से मिलती हैं। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। अब इससे आगे क्या अध्ययन हम करते हैं,
और इसमें एक और जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं कि बैराट सभ्यता जो है, ये बैराट सभ्यता मैंने आपको कल बताया नहीं था, तो अभी आप देखें कि बैराट सभ्यता जो है ये लौह युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? लौह युगीन सभ्यता है। जैसा कि हमने अपनी पहली क्लास में ही बताया था कि बैराट जो है वो लौह युगीन सभ्यता है, और यहाँ से हमें महाभारत का उल्लेख मिलता ही है। तो महाभारत काल के समय की यह सभ्यता है। आगे अब हम आगे का अध्ययन शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने कल बात कर ली थी, आगे बात करते हैं कि बीजक डूंगरी, महादेव डूंगरी और अमली डूंगरी, इन तीनों ही डूंगरियों का उत्खनन हुआ है। बीजक डूंगरी, बीजक डूंगरी से हमें क्या मिला है? हमने बात की थी 1837 की, कैप्टन वर्ल्ड को यहाँ से भाब्रू शिलालेख मिला। तो ये बीजक डूंगरी से ही मिला था। महादेव डूंगरी और भोमली डूंगरी ये सभी वहीं स्थित हैं, और इन तीनों डूंगरियों पर उत्खनन किया गया। उत्खनन किया, इन तीनों डूंगरियों पर उत्खनन हुआ। और उत्खनन कैसे हुआ तो ये आप समझें। सबसे पहले 1937 ईस्वी में दयाराम साहनी ने व्यापक उत्खनन करवाया। दयाराम साहनी के बाद 1963 ईस्वी में हमारे दो विद्वान आते हैं, दो पुरातत्व विभाग के निदेशक, जिनमें पहला है कैलाशनाथ दीक्षित और दूसरा है नील रत्न बनर्जी। इन दोनों ने भी यहाँ उत्खनन करवाया 1962 एंड 63। इसमें कैलाशनाथ दीक्षित और नील रत्न बनर्जी ने भी यहाँ उत्खनन करवाया। ये उत्खनन हुआ। उत्खनन के बाद हमें यहाँ से और कौन कौन सी ऐसी सामग्रियां हैं जो प्राप्त हुई हैं, अब हम उन सामग्री की चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 पे हमें जो प्राप्त होती है यहाँ से हमें सबसे पहले 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। बैराट से 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक तो हमें पता चला कि बैराट से हमें 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पहला एक शिलालेख पढ़ चुके हैं, बाबरू शिलालेख, और बाबरू शिलालेख से ही हमें
बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला जो अभी अभी हमने उसके बारे में डिस्कस किया है। बाबरू शिलालेख में सम्राट अशोक ने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। उन्हीं में से एक चीज़ ये लिखी कि जो बुद्ध धर्म और संघ की शरण में नहीं जाने, इनकी बात नहीं मानेगा, उसको सफ़ेद कपड़े पहना के यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा सम्राट अशोक ने बाबरू शिलालेख में अभिधम्म पिटक के बारे में भी लिखा है। तो क्या लिखा है कि बाबरू शिलालेख में सम्राट अशोक ने अभिधम्म पिटक के सभी 7 ग्रंथों का उल्लेख किया है। ठीक है, अभिधम्म पिटक क्या है? यदि हम बौद्ध धर्म जानते हैं तो हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं। उन्हीं 3 पिटकों में एक पिटक है अभिधम्म पिटक, और इस अभिधम्म पिटक में यदि हम बात करें तो इस पिटक में महात्मा बुद्ध के जो विचार हैं, जो संवाद हैं, उन पर आधारित होकर के अन्य जो विशेषज्ञ हुए उन्होंने अपने जो विचार दिए वो सभी विचार अभिधम्म पिटक में वर्णित हैं। तो सम्राट अशोक ने अपने इस बाबरू शिलालेख में अभिधम्म पिटक के जो 7 ग्रंथ हैं उन 7 ग्रंथों का उल्लेख किया है। आगे जब यहाँ से बात करते हैं बैराट के जो अधिकांश निर्माण कार्य हुए हैं वो सभी निर्माण कार्य ईंटों से किए गए हैं। खास बात समझने की बातें हैं कि बैराट जो सभ्यता हमें प्राप्त हुई है ये मिली है हमें पर्वतों से, पर्वतों पर मोती डूंगरी, बीजक डूंगरी, महादेव डूंगरी, बामली डूंगरी, इन पर हमें ये सभ्यता मिली है। पहाड़ हैं, लेकिन पहाड़ों के होते हुए भी, पत्थर होते हुए भी इन्होंने अपने जो मकान हैं, घर हैं या कोई भी और आवास निर्माण है वो सभी ईंटों से बनाए हैं। इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यहाँ के अधिकांश निर्माण कार्य ईंटों से किए गए हैं। ठीक है, या ईंटों का इस्तेमाल किया निर्माण कार्यों में ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब ईंटें तो इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन जो ये ईंटें हैं, ये ईंटें हमें सिंधु घाटी सभ्यता के समानांतर मिली हैं। कि जैसी ईंटें हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिली हैं, ये ईंटें भी लगभग उन्हीं के समान हैं। तो ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि हमें जो यहाँ की ईंटें मिली हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो के से प्राप्त ईंटों के समान हैं, जिनकी समानता मोहनजोदड़ो से
प्राप्त ईंटों से की गई है, ईंटों से की है। ठीक है, यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त ईंटों के समान है। एक ही है। इसके बाद हम आगे जब पढ़ते हैं तो हमें जानना होता है कि हमें यहाँ से पहले ही पढ़ चुके हैं हम, शैल चित्र भी मिले हैं। शैल चित्र यानी कि गुफाओं में या पर्वतों पर जो चित्र पत्थर से बनाए गए वो चित्र शैल चित्र कहलाए, पेट्रोग्लिफिक विधि। ठीक है, तो ये शैल चित्र भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आगे जब हम इसकी बात करते हैं तो आगे आपको एक चीज़ बताते हैं कि इसे एक व्यक्ति है जिसको आप जानते होंगे, वे इंसान, ये हेनसांग बोलते हैं। तो हेनसांग जो था ये बैराट को बौद्ध स्तूप बताता है। क्या बताता है? बौद्ध स्तूप। हेनसांग यहाँ आया था, उसने अपनी जो पुस्तक है, तो हेनसांग की बुक क्या है? CUK या CUK। तो इसने अपनी पुस्तक में बैराट को बौद्ध स्तूप बताया है। ठीक है, और यहाँ से बौद्ध स्तूप होने का प्रमाण इसने दिया है। इसने कहा कि यहाँ के जो लोग थे वो पालतू पशुओं को भी पालते थे, और जिनमें इसने भेड़ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल दिया है कि भेड़ और बैल तो यहाँ के प्रमुख पालतू पशु थे। तो बात करते हैं इसकी। चीनी यात्री हेनसांग बैराट को बौद्ध स्तूप बताता है। क्या बताता है? बौद्ध स्तूप बताता है। तथा इसके अनुसार भेड़ और बैल यहाँ के प्रमुख पशु थे। ठीक है, तो हमने इसके बारे में जाना। आगे जब हम बात करते हैं तो हमें बैराट से 6 या 7 कमरों का एक खंडर मिला है। अब इस खंडर को ही इसने क्या कह दिया कि ये बौद्ध स्तूप है, और इसी से अच्छा बैराट को बौद्ध स्तूप नहीं बौद्ध स्थल कहेंगे। क्या कहेंगे? बौद्ध स्थल। बैराट तो पूरा हो गया ना, बैराट को इसने बौद्ध स्थल कहा, और जो 6-7 कमरों का जो खंडर मिला उसे इसने बौद्ध स्तूप कहा। तो ये भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ से 6-7
कमरों का एक खंडर मिला है, खंडर मिला है जिसे बौद्ध स्तूप बताया गया है। क्या बताया गया उसे? बौद्ध स्तूप बताया गया है। आगे हम जब बात करते हैं तो जब बैराट का जब उत्खनन किया गया तो हमें यहाँ से कोई भी कलाकृति जो है वो लोहे की, तांबा या लोहे की कोई भी कलाकृति हमें बैराट से प्राप्त नहीं हुई है और हम कह रहे हैं कि बैराट जो है वो लोह युगीन सभ्यता है, परंतु यहाँ से लोहे की कोई भी कलाकृति नहीं मिली है। ये हमारी एक और इम्पोर्टेंट बात है बैराट सभ्यता की, तो इसे भी नोट डाउन करते हैं हम। यहाँ से तांबे व लोहे की कोई भी कलाकृतियाँ लोहे की कलाकृतियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं। ठीक है, आगे जब हम बात करते हैं तो हमारी जो और भी इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो ये हैं कि हमें यहाँ से मुद्राएं मिली हैं। ये मुद्राएं हमें दो प्रकार की मिली हैं। एक तो हमारे जो आहत सिक्के हैं जिनको हम ठप्पा बोल सकते हैं। चांदी की हमें 8 मुद्राएं मिली हैं। दूसरी हमें इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं मिली हैं और इन 28 में से 16 मुद्राएं जो हैं, ये 16 मुद्राएं मिनांडर की हैं। मिनांडर कौन है? हिंद यूनानी शासक मिनांडर की अकेले की 16 मुद्राएं हमें बैराट से प्राप्त हुई हैं। हमारी जो चांदी की हैं, जो आहत सिक्के या ठप्पा सिक्का, जो प्राचीन काल में हमारे यहाँ ठप्पा सिक्का ही चलते थे, आहत सिक्के जिनको बोलते, तो वो चांदी की 8 मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं। जबकि इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी की 28 मुद्राएं मिलती हैं, जिनमें से मिनांडर शासक की अकेले की 16 मुद्राएं हैं। इससे हमें पता चलता है कि बैराट पर इंडो ग्रीक शासकों का अधिकार रहा होगा। ठीक है, कि जो इंडो ग्रीक शासन है उनका बैराट पर अधिकार रहा होगा, तभी हमें यहाँ से ये 28 मुद्राएं मिली हैं। और ये 28 जो मुद्राएं हैं ये हमें सूती वस्त्र में बंधे हुए मिली हैं। और जो सूती वस्त्र है वो हमें एक मृत भांड से मिला है। इस चीज को भी हम नोट डाउन करते हैं। यहाँ से चांदी की 8 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ से एक जो मृत भांड है, उस मृत भांड से हमें इंडो ग्रीक
शासकों की 28 मुद्राएं प्राप्त हैं। इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी, शासकों की 28 मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। जो मृद भांड से सूती वस्त्र जो मृद भांड से सूती कपड़े में, कपड़े को वस्त्र भी लिख सकते हैं, सूती वस्त्र में बंधी हुई मिली है। जो बैराट पर हिंद यूनानी शासकों के अधिकार को बताती हैं, अधिकार को बताती हैं। ठीक है, लास्ट बात कि इन्हीं 28 मुद्राओं में से अकेले मिनांडर की 16 मुद्राएं हैं। इनमें से 16 मुद्राएं हिंद यूनानी शासक मिनांडर की हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम इस पर पुनः बात करते हैं। ठीक है, तो हम पुनः बात करते हैं बैराट सभ्यता पर। बैराट सभ्यता के बारे में जो हमने अध्ययन किया, हम उसका पुनः एक बार और रिवीजन करते हैं। तो बैराट सभ्यता, इसका स्थल हमने बताया जयपुर, नदी बताई पाणगंगा। यह सभ्यता कैसी है? तो यह लोह युगीन सभ्यता है। इस सभ्यता के बारे में यदि हम बात करें तो महाभारत में इसका उल्लेख है। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, महाभारत में इसका उल्लेख है। ठीक है, और पांडवों ने अपना अज्ञातवास यही बिताया। इसकी पुष्टि कैसे होती है? तो इसकी पुष्टि होती है भीमतला से। ठीक है, यदि हम बात करें मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी
और राजधानी क्या है? विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। जैसे वर्तमान में विराट कहते हैं, वही पैराट है। ठीक है। इसके अलावा हमें यहाँ से प्राचीन शैल चित्र मिले हैं। हमने बीजक डूंगरी से बीजक डूंगरी से 1937 ईस्वी में कैप्टन वर्ट को क्या मिला था? भाब्रू शिलालेख मिला था। ठीक है। और इस भाब्रू शिलालेख में बहुत सारी बातें वर्णित हैं, जिनमें से एक बात है कि सम्राट अशोक बौद्ध है, इसकी पुष्टि होती है। दूसरी बात, सम्राट अशोक ने बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि, इन तीनों की शरण में जाने की बात कही है। इसके बाद सम्राट अशोक ने स्वयं को क्या बताया है? मगध का शासक, मगध का राजा, इसी शिलालेख में बताया है। ठीक है। ये सब बातें हमें भाब्रू शिलालेख से मिलती हैं। इसके अलावा हमें भाब्रू शिलालेख से एक और बात पता चलती है, जो हम आगे प्राप्त सामग्रियों में बात करेंगे। यहाँ के बाद आगे जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसका उत्खनन कब कब करवाया। तो उत्खनन हुआ, पहली बात तो यह है कि एक तो बीजक डूंगरी का, ठीक है, दूसरी महादेव डूंगरी का, और तीसरी भौमली डूंगरी, भौमली डूंगरी का। इन तीनों का उत्खनन हुआ 1937 में दयाराम साहनी ने करवाया। उसके बाद 1962 एंड 1963 में दो व्यक्तियों ने इसका उत्खनन करवाया। तो पहले व्यक्ति थे कैलाश नाथ दीक्षित और सेकंड थे नील रत्न बनर्जी। इन्होंने इसका उत्खनन करवाया। उसके बाद हमने यहाँ से प्राप्त सामग्री की बात की कि हमें यहाँ से कौन कौन सी सामग्री प्राप्त होती है। तो हमारी यहाँ से प्राप्त जो सामग्रियाँ हैं उनकी यदि हम सूची बनाते हैं तो नंबर 1 पे आता है कि हमें यहाँ से 2 शिलालेख मिले हैं। ठीक है, 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें से जो भाब्रू शिलालेख है, इस शिलालेख में, भाब्रू शिलालेख में सम्राट अशोक ने किसका वर्णन करवाया भाई? अभिधम्म पिटक का। अभिधम्म पिटक के 7 ग्रंथों का उल्लेख किया है। किनका उल्लेख किया है? 7 ग्रंथों का। अभिधम्म पिटक क्या है? हमने आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध के जो विचार हैं, उन विचारों पर भी अपने विचार रखने वाले विशेषज्ञों का भंडार है ये अभिधम्म पिटक। और इसमें 7 ग्रंथ हैं।
और इन 7 ग्रंथों का उल्लेख सम्राट अशोक ने भाब्रू शिलालेख में किया है। यहाँ से प्राप्त वस्तुओं में यदि हम आगे बात करते हैं तो नंबर 3 पर आती है कि हमारे यहाँ के जितना भी निर्माण कार्य हुआ, निर्माण कार्यों में ईंटों का इस्तेमाल हुआ, ईंटों का प्रयोग हुआ और इन ईंटों की समानता मोहनजोदड़ो से की गई। मोहनजोदड़ो की ईंटों से समानता की गई। ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि हमें यहाँ से और क्या प्राप्त हुआ, तो हमें यहाँ से शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। शैलचित्र हमने आपको बता दिया कि पर्वतों पर पत्थर से बनाया गया जो चित्र है वो शैलचित्र कहलाता है। उसके बाद हमने बताया कि जो चीनी यात्री हेनसांग है, चीनी यात्री हेनसांग है, ये 2 बातें कहता है। इसने कहा कि बैराठ जो है, बैराठ क्या है, बौद्ध स्थल है। ठीक है। इसने कहा कि यहाँ के जो निवासी हैं उनके लिए भेड़ और बैल प्रमुख पशु है। ठीक है। उसके बाद अगली विशेषता में हमने पढ़ा कि यहाँ से हमें 6-7 कमरों का एक खंडर मिला है और इस खंडर को ही क्या नाम दिया गया, बौद्ध मठ का नाम दिया गया। क्या कहा गया इसे, बौद्ध मठ। ठीक है। उसके बाद हमारी जो अगली विशेषता में हमने चर्चा की वो इस बात की कि हमें यहाँ से एक तो ये मैं लिखाना भूल गया शायद कि हमें यहाँ से एक गोल मंदिर भी मिले हैं। क्या मिले हैं, गोल मंदिर। तो ये उन नोट में सबसे लास्ट में लिख लेना कि गोल मंदिर भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हमने आगे की बात करते हैं तो हमें यहाँ से तांबे व लोहे की कलाकृतियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं। तांबे या लोहे की कोई भी कलाकृति हमें यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है। और उसके बाद हमने बात की कि हमें यहाँ से 8 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है। और लास्ट जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा कि हमें यहाँ से 28 हिंद यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जो बैराठ पर हिंद यूनानी शासकों के अधिकार को बताती है। किसको बताती है, अधिकार को बताती है। ठीक है। अधिकार को बताती है। उसके अलावा जो ये मुद्राएं मिली है ये हमें मृदबांध में सूती वस्त्र में मिली है, सूती वस्त्र में बंधी हुई मिली है। ठीक है। और इन्हीं 28 मुद्राओं में से 16 मुद्राएं जो हैं ये किसकी हैं, तो ये मिनांडर की हैं। मिनांडर हिंद यूनानी शासक की हैं। ठीक है। तो ये हमारी पूरी जो बात है ये है हमारी बैराठ सभ्यता की। अब जिसने अगर नोट्स नहीं बनाए वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो हमने आज
बैराट सभ्यता का पूर्ण रूप से अध्ययन किया है। कल जो हमने पढ़ा हमने उसका भी रिवीजन किया और हमने कम्प्लीटली बैराट सभ्यता पढ़ ली है। यदि हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या हम रीड मेंस की बात करें तो हमें ये 4 सभ्यताएं ही पढ़नी होती हैं। इसके अलावा सभ्यताएं और भी बहुत सारी हैं। जैसे हमने कालीबंगा पढ़ा हनुमानगढ़ में, वैसे ही हनुमानगढ़ में पीलीबंगा भी होती है। इसके अलावा जब हम बैराट सभ्यता पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार एक जयपुरा सभ्यता भी है, एक जोधपुरा सभ्यता भी है, एक नौहो सभ्यता भी है। ऐसी बहुत सारी सभ्यताएं हैं, लेकिन हम उन सभी सभ्यताओं का यहाँ अध्ययन नहीं कर रहे हैं। हमारा पर्पज़ जो है वो हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के पर्पज़ के हिसाब से सभ्यताओं का वर्णन कर रहे हैं। तो राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं वो हमारी आज कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन फिर भी हम इसकी एक रिवीजन क्लास लेंगे जिसमें हम इन सभी सभ्यताओं को एक साथ अध्ययन करेंगे। उसमें केवल आपको इन सभी सभ्यताओं को समझाया जाएगा, इसमें कोई नोट्स नहीं बनवाए जाएंगे। आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इनको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।